नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये जो चुनाव आयोग महोदय ने जो हमारे उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के, पंजाब के, गोवा के और मणिपुर के भारतीय भाई बहनों के ऊपर ये जानलेवा कोरोना के अवधि में चुनाव थोपा है, उसकी शुरुआत आज से है और उत्तर प्रदेश का जो पहला चरण है आज से आरंभ हो रहा है। इसके संबंध में एक बात गौर करने वाली है कि जो ही वो ये कोरोना का ये तीसरा जो प्रकार है या थर्ड वेरिएंट है कोविड-19 का ओमिक्रॉन के नाम से, जो ही इसका आगमन हुआ और आगमन क्या जो इसका प्रसार होने लगा, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लेते हुए वो अनुरोध किया माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और आदरणीय भारत निर्वाचन आयोग से, और इसके बाद जो है उत्तरांचल, इसके बाद माननीय उत्तरांचल न्यायालय ने, माननीय उत्तरांचल उच्च न्यायालय ने भी इसका महत्व समझते हुए उसने नोटिस भी जारी कर दिया चुनाव आयोग को। और इन दोनों बातों को अनदेखा करके और निश्चित तौर पर जो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तो यहाँ तक कह दिया कि जान है तो जहान है। इसका मतलब कि जान बचाना जो है वो प्राथमिक कर्तव्य है सभी संस्थानों का, और इसमें और उन्हीं संस्थानों में चुनाव आयोग भी आता है। तो जान है तो जहान वाला जो सिद्धांत है, जो वसूल है, वह चुनाव आयोग पर भी लागू होता है। और इसी तरह का संज्ञान लेते हुए जब माननीय उत्तरांचल उच्च न्यायालय ने भी नोटिस जारी किया, उसका भी तात्पर्य यही था। लेकिन जैसा कि लगता है कि एक जो है इंटेलेक्चुअल मिसशीफ एंड बौद्धिक खुराफात के अंदर कि इन दोनों माननीय उच्च न्यायालयों के मैंने अनुरोध सलाह के बाद भी एक हैंकड़ी ही इसको कही जाएगी कि जानबूझ करके इसने जो है चुनाव आयोग ने अब हमारे भारतीय भाई बहनों के, खास करके हमारे भारतीय भाई बहन उत्तर प्रदेश के
और उत्तराखंड के, पंजाब के, गोवा के और मणिपुर के भारतीय भाई बहनों की जान को मौत के मुंह में झोंकने वाला चुनाव जो है इन भारतीय भाई बहनों के ऊपर थोपा। सुनने में आ रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास ये केस पहुंचे हैं और शायद ये भी सुनने को आ रहा है कि तारीख 15 को शायद इसकी सुनवाई होगी। हमारी और हमारे भारतीय अवाम ताकत दल की ये विनम्र दरख्वास्त है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, अपने भारतीय भाई बहनों की जान बचाने की प्राथमिकता को जो महत्व देखा है माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय और माननीय उत्तरांचल उच्च न्यायालय ने, और भारतीय जनता दल को ये पूरी उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय भी अपने भारतीय भाई बहनों की जान बचाने की प्राथमिकता के महत्व को महत्व देगा। और जैसा कि पिछले कुछ एपिसोडों के माध्यम से ये विनती की गई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि बराबर सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए अपनी संवेदनशीलता दिखाता रहा है और मौके बेमौके पर ये कहता रहा है कि मानव जीवन जो है प्रीशियस है, बेशकीमती है, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। और ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है और ये पूरी हकीकत के साथ है। तो इस सच्चाई और इस संवेदनशीलता दोनों को महत्व देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि इस वसूल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और कटिबद्धता का प्रदर्शन करेगा। और साथ ही साथ ऐसे संकट में और वैसे भी जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर लोगों का अभी भी भरोसा है। तो लोगों का भरोसा न्यायपालिका के उच्च सदन से यानी उच्च संस्थान से पर वो कायम रहे, इसके लिए भी आवश्यक है कि लोगों की जान बचाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय आगे आए और आवश्यक जो है आदेश और निर्देश पारित करे और इस चुनाव को जब कोरोना की खतरनाक अवधि समाप्त हो जाए तब कराने के लिए उचित आदेश पारित करें। तो इतनी उम्मीद है अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। अब इसके बाद ये देखा गया कि हमारे माननीय केंद्रीय या भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो अब उसी बात पर कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, तो उसी संबंध में गोवा गए थे चुनाव प्रचार में विधानसभा के। तो वो कह रहे थे कि नेहरू यदि चाहते तो सन 47 में ही गोवा आज़ाद हो गया होता। इसका मतलब कि श्री अमित शाह जी और हमारे श्री मोदी जी वो नेहरू जो कि एक अवैध, एक इलीगल जो है वो प्रधानमंत्री बना था, इलीगल इस हिसाब से, और इलीगल और जो है एक साजिश के तहत। इलीगल इसलिए कि जो उस समय एक प्रोसीजर बना था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा
वही वही 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल या इंटरिम कैबिनेट का प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बनेगा। वो जो किस तरह से अध्यक्ष वो बनने की बात आई कांग्रेस के, वह अपने आप में घोर जो है गैर कानूनी है और घोर माने अवैधानिक है। जिस नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी का समर्थन नहीं था, उसको ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष बनवाया, सिर्फ जो है अंग्रेजी सरकार की साठगांठ से। तो दोनों की ही साठगांठ थी। एक तो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और अंग्रेजी सरकार का जो नुमाइंदा था, भारत का अंतिम वायसराय या जो है वो या 15 अगस्त 19 या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सन 47 में। तो इसमें दो ही की साठगांठ थी, दो लोगों की। एक तो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और अंग्रेजी हुकूमत, और या मान लीजिए कि वो इंग्लैंड भी, ब्रिटेन भी। तो ब्रिटेन और गांधी मिलकर के बिल्कुल घोर अवैध तरीकों से इस नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया ताकि वही प्रधानमंत्री बन सके। तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनना ही जो है घोर अवैधानिक है, घोर गैर कानूनी है। तो नेहरू जो कांग्रेस का अध्यक्ष बन करके जो प्रधानमंत्री बना है पहला, वो खुद अपने आप में घोर गैर कानूनी और घोर अवैधानिक है। तो अमित शाह महोदय, आप जान लीजिए कि नेहरू जो है वो वैधानिक जो है न तो वो वैधानिक उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष बना, और इसलिए वो वैधानिक देश का प्रधानमंत्री है ही नहीं, अवैधानिक, घोर अवैधानिक है। लेकिन आपकी जो मंशा है, आप और मोदी जी की और बीजेपी वालों की, इस गद्दार तो खैर है ही, अवैधानिक प्रधानमंत्री नेहरू को बचाने की वो देश देख रहा है, आप देश जान रहा है। तो इसलिए अमित शाह महोदय, आप देश के हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, तो इतना तो आपको जानना चाहिए कि वो जो नेहरू था, अवैधानिक गैर कानूनी देश का पहला प्रधानमंत्री बना, चूंकि उसका कांग्रेस का अध्यक्ष बनना ही जो है अवैधानिक और गैर कानूनी है। ये तो जिसके पक्ष में, देखिए, कांग्रेस का अध्यक्ष जब बनना ही जो है वो अवैधानिक और गैर कानूनी है, और उसी के आधार पर जो है उसी के आधार पर प्रधानमंत्री जो बना है वो अपने आप में गैर कानूनी और अवैधानिक हो गया। और नेहरू का गैर कानूनी या गैर वैधानिक या अवैधानिक अध्यक्ष बनना, तो उसके लिए तो बिल्कुल स्पष्ट मतलब तथ्य है कि उस नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था। वो सिर्फ जो है ब्रिटेन या अंग्रेजी सरकार और गांधी की साजिश का वो परिणाम है कि जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी न हो, उसी को ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष इसलिए बनवाया कि वही जो है भारत का पहला प्रधानमंत्री बना और उसी के हाथ में सत्ता है।
ये देश देख रहा है। तो कम से कम आप जो है हमारे देश के माननीय गृहमंत्री होते हुए मैंने इस तरह का दुष्प्रचार और इस तरह का झूठ मत बोला करिए। नेहरू देश का पहला गैर कानूनी अवैधानिक प्रधानमंत्री है। हमारे देश के वैधानिक प्रधानमंत्री और हर तरह से दुरुस्त प्रधानमंत्री हमारे वही हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही हैं, जिन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद भारत की स्थापना सिंगापुर में की थी। तो वो हमारे बिल्कुल वैधानिक प्रधानमंत्री हैं। ये नेहरू जो है हमारे देश का बिल्कुल गैर कानूनी और जो अवैधानिक प्रधानमंत्री है। ये भी आप जान लीजिए, देश भी जाने, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी जाने, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम भी जाने इसको, कि नेहरू हमारे देश का जो प्रधानमंत्री बना वह गैर कानूनी और अवैधानिक, चूंकि गैर कानूनी और अवैधानिक तरीकों से वो कांग्रेस अध्यक्ष वो बना है। अरे गांधी के इस घिनौने यानी कुकृत्य के लिए कई बार सवाल भी उठे और उसी वक्त उठे थे, और लोगों ने पूछा कि गांधी महोदय, आपने इस नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनवा करके प्रधानमंत्री बनवा करके इसको प्रधानमंत्री क्यों बनवाया? तो कितनी बेहाई वाला इसका उत्तर था। इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का कह रहा है कि उस पद के लिए कोई अंग्रेज चाहिए, उस पद के लिए कोई अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेज चाहिए, और वो जिसके लिए नेहरू ही सबसे उपयुक्त था। हमारे देश के लोगों ने, हमारे अमर शहीदों ने अपनी जान दे करके अंग्रेज को भगाया। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी तर्क दे रहा है कि देश का प्रधानमंत्री वो हो जो कि अंग्रेज हो। अब तो हमारे देशवासी बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को समझें कि वो किस हद तक वो गद्दार था मोहनदास करमचंद गांधी, वो तो कबूला है। अब सवाल है कि जीएनपीसी वालों की साजिश, मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश और गद्दार जवाहरलाल नेहरू की साजिश की सत्ता जो उसी को मिले, अपनी सत्ता की हवस को पूरा किया। सत्ता की हवस जब उसको पूरी हो गई तो उसने कहा कि ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, सौभाग्य के साथ यानी सामना या साक्षात्कार या सौभाग्य से मिलन, तो उसका भाग खुल गया। साजिश के तहत जो है जिसके पक्ष में न तो कांग्रेस हो न तो देशवासी हो, सिर्फ जो है एक टाउट जो है वो अंग्रेजी सरकार का, ब्रिटेन का, और इसका गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का, तो वो थोपा गया। तो गैर कानूनी ही नहीं है, एक बहुत बड़ी साजिश का वो जो है वो प्रतिफल है, प्रोडक्ट है, परिणाम है। तो इसको भी देशवासी जाना है। और ये बात जो है हमारे मोदी महोदय जो कि इस नेहरू की पूजा करते हैं, उनको भी जानना चाहिए, और उनको ये उन पर जिम्मेदारी बनती है कि नेहरू की वास्तविक जो उसकी गद्दारियां हैं देश के खिलाफ, और जो ये गद्दारी किया मोहनदास करमचंद गांधी ने इसको प्रधानमंत्री और इसके हाथ में सत्ता देने के लिए, सत्ता को कब्जाने के लिए, हथियाने के लिए, उसको ग्रैब करने के लिए, उसको भी बताने की जिम्मेदारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की बनती है। बताएं देश को बताएंगे। तो ये तो नहीं बताएंगे अब तक। जो इनका हाव भाव है, जो इनका चरित्र दिखता है, ये तो नहीं बताएंगे। ये जो है चूंकि उसी
नेहरू की कोख से जन्मी हुई जनसंघ और उसी जनसंघ की उत्पत्ति बीजेपी बराबर नेहरू परिवार के सारे पापों को धुलने वाली और उसको बचाने वाली, और सिर्फ नाम मात्र को विरोध के नाम पर, चूंकि थोड़ी सी सत्ता इसको चाहिए तो वो विरोध के नाम पर। एक महत्वपूर्ण बात ये बताना जरूरी है कि जो और बीच में छूट गई थी कि आज से वो चुनाव आरंभ है, तो भारतीय जनता दल ने, जैसा कि इसी एपिसोड में बताया है कि यह जानलेवा चुनाव थोपा गया है, और जो है ये जो देश विरोधी जो ताकतें हैं, जो भारतीय समाज विरोधी जो ताकतें हैं राजनीतिक दलों के वेश में, और इन्होंने छल कपट से जो मान्यता वो ले ली है, तो और ये भी हमारे भारतीय भाई बहनों की लाशों पर सत्ता हथियाने की दौड़ की दौड़ में है। ये सब इन सबों को भी शर्म नहीं है, न लाज है, न शर्म है, और जो है इतनी जो है सत्ता हथियाने में इतना अंधा हो गई हैं कि इनको ये नहीं दिख रहा है कि ये चुनाव जो है हमारे भारतीय भाई बहनों को की लाशों पर ये चुनाव जो है हमारे भारतीय भाई बहनों की लाशों पर जो है संचालित किया जा रहा है। और यही नहीं, आप देखते होंगे टेलीविजन पर हर प्रदेश के यानी कोरोना के संबंध में सूचनाएं दी जा रही हैं, लेकिन जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब, गोवा और मणिपुर, इनके विषय में इन राज्यों के कोरोना के विषय में सूचना जो है बिल्कुल नहीं दी जा रही है। इन राज्यों के कोरोना के विषय में सूचना बिल्कुल नहीं दी जा रही है, जानबूझ करके। ये भी एक खुराफात है। और बताएंगे, ऐसा बात नहीं है, बताएंगे जब ये चुनाव करवा लेंगे तो एक फर्ज अदायगी के नाम पर वो न्यूज को फ्लैश कर देंगे बस। तो कोरोना की सूचना को छिपाना भी एक जो है वो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी खुराफात है, या साजिश भी आप कह सकते हैं। तो इसीलिए जो है भारतीय जनता दल, कुछ लोग ये सोच सकते हैं या आरोप भी लगा सकते हैं कि चूंकि ये भारतीय जनता दल इस चुनाव में कंटेस्ट नहीं कर रही है, लड़ नहीं रही है, इसलिए अब ये नोटा की बात कर रही है। देखिए, जो तथ्य रखे जा रहे हैं, कोई माने न माने, लेकिन मैं अपने आदरणीय अपने भारतीय भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता दल सदैव हमेशा अपने मुल्क और अपने आवाम के लिए हमेशा जो है उसकी कोशिश रही है। यही उसके दो अंतिम लक्ष्य हैं। तो और ये जो है एक जो है वो मानवतावादी और जनवादी एक वसूल है। तो कोई कैसे भारतीय अवाम ताकत दल से या मुझसे ये उम्मीद कर सकता है कि देखते हुए, सामने देखते हुए कि लोगों की जान पर, लोगों के जीवन पर को खतरा में डालने वाला चुनाव हो और उसमें वो शरीक हो, या दूसरे शब्दों में कि सत्ता हथियाने की जो अंधी दौड़ है हमारे भारतीय भाई बहनों की लाशों पर, उसी दौड़ में ये शामिल हो जाए, ये शामिल भी हो, और जो है जनवादी और मानवतावादी वो सिद्धांतों की बात भी करती रहे। तो ये तो कर सकते हैं। ये जो पाखंडी किस्म के हैं, ये जो है ये
हमारे भारतीय भाई बहनों की लाशों पर सत्ता हथियाने की दौड़ भी लगाएंगे, और मुंह से, सिर्फ मुंह से मानवतावादी भी बात करेंगे, जनवादी भी बात करेंगे, तो ये कर सकते हैं। लेकिन भारतीय वाम ताकत दल का विचार, उसकी आत्मा और जो है ये जो है इस चीज की जो है बिल्कुल गवाही नहीं देती है। और इस बात पर बिल्कुल मैंने हम स्पष्ट है और अटल हैं कि प्राथमिकता जो है हमारे भारतीय भाई बहनों की जान जो है, जान बचाने के लिए जो है की जानी चाहिए। तो इसी वसूल और इसी सिद्धांत का पालन और आदर करते हुए वो सिर्फ सब बातों को छोड़ करके अपने भारतीय भाई बहनों की जान सिर्फ जान बचाने के लिए जो है वो निवेदन कर रहा है। और चूंकि ये राजनीतिक पार्टियां हमारे भारतीय भाई बहनों की लाशों पर भी जो है सत्ता हथियाने की दौड़ में शामिल होने से यानी पीछे नहीं हट रही हैं। चुनाव आयोग भी इसी प्रकार जो है वो लोगों की जान लेने वाला या हमारे भारतीय भाई बहनों को मौत के मुंह में झोंकने वाला जो चुनाव इसने थोपा है, उसका बराबर विरोध करते हुए और इनको एक स्पष्ट पैगाम देने के लिए ये बराबर अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये निवेदन कर रहा है कि नोटा दबाइए। नोटा से सबको, चुनाव आयोग को भी, और ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, भारतीय समाज विरोधी ताकतें जो राजनीतिक दलों के वेश में है, इनको भी अच्छा पैगाम भी जाएगा और इनको नष्ट में नाबूद करने में भी जो है मदद मिलेगी। तो इसीलिए बराबर जो है नोटा का महत्व जो है इसमें बिल्कुल सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। तो हमारे भारतीय भाई बहनों से यही, और हमारे भारतीय भाई बहनों से, और जो हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं, उनसे नम्र निवेदन है कि जो है आप सिर्फ जो है नोटा 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 और वो भी 90% के ऊपर इसको करके दिखाइए। विशेष करके हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन उत्तर प्रदेश के, हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन वो उत्तरांचल के, हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन पंजाब के, हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन ये गोवा के, और हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन गोवा के, नहीं मणिपुर के, सभी आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन सिर्फ नोटा का इस्तेमाल करें। नोटा के प्रतिशत जो है 90 के ऊपर ले जाएं। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये ताकतें हैं, इनका मन बहुत बढ़ा हुआ है, ये बहुत ही धृष्ट हैं और अपने निहित स्वार्थ सिर्फ सत्ता 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 हथियाने, इसकी से सत्ता के अलावा जो है मैंने वो जनता से इनका सरोकार हो, इस देश से सरोकार हो, बिल्कुल नहीं। सत्ता के द्वारा जो है ये मैंने वो सारे काम जो कि यानी सत्ता विहीन रहने पर नहीं कर पाते, तो सत्ता के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है वो सारे काम करवाते हैं। पुलिस को अपने कब्जे में ले लेंगे और अपने खिलाफ जितने भी उनके जो है यहाँ प्रतिद्वंदी है उनसे जो है अपना हिसाब जो है वो चुकता नहीं होता। स्कोर को अपने पॉलिटिकल और राइवल स्कोर को जो है वो सेटल वो करवाते हैं। तमाम तरह के अनैतिक और जो है मैंने अवाम विरोधी और देश विरोधी जो है गतिविधियों को अंजाम देते हैं, सत्ता को हथिया करके और देश के संसाधनों को लूटने का भी। तो इनका कभी भी सरोकार हमारी जनता से न था और न अभी भी है और न रहेगा। तो इस प्रकार से अवाम विरोधी ये सभी जो राजनीतिक दल हैं और सत्ता हथियाने में तो इतने अंधे हैं कि भारतीय समाज को बांट करके भारतीय समाज में
विखंडन जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर और और भाषावाद के आधार पर और भाषागत जो बने हुए हैं प्रांत, उस प्रांतवाद के आधार पर, बिल्कुल। यानी जितने भी भारतीय समाज विरोधी जो इस भारतीय समाज के लिए जो जहर है और सबसे उसका जो शत्रु है, उसी के आधार पर तो कभी भी ये हमारे देश के और हमारी आवाम के हो नहीं सकते। इनसे निजात पानी है। और इनकी हरकतें के मैंने जो पॉलिटिकल पार्टियां जो कि इस चुनाव मैदान में उतरी हैं, इनकी हरकतों के भी विषय में कुछ खबरें इस तरह की मिल रही हैं और जो कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए बहुत आवश्यक हैं, तो वो भी जान लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ उसके नेता या कार्यकर्ता गण शायद हमारे भारतीय भाई बहनों को वो कुछ धमकी भरे लहजे में कि यदि लोगों ने हमको वोट नहीं किया तो चुनाव के बाद हम देख लेंगे। अब ये खबर हम नहीं कहते कि इसको पुष्ट करने की जरूरत है, लेकिन इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग तो ऐसे कर रहे हैं कि शायद कि हम यदि हमको वोट दे दिया तो ठीक है और नहीं भी वोट दिया तो भी ठीक है। यानी इसके जो कार्यकर्ता ये इस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के विषय में भी इस तरह की खबरें हैं। काफी जो माने नजदीक से जो देखने वाले और जमीनी हकीकत के पास जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी का इस तरह से कहना कि भाई कि हमारे ये भारतीय भाई बहन यदि उनको वोट दे दिया तो भी ठीक है और वोट न भी दिया तो भी ठीक है। इसका मतलब ये है कि यदि ये विपक्ष में भी रहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, तो योगी महोदय विपक्ष में भी उनको वो सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जो शायद शासन में यदि वो रहते तो उसके बराबर जो उनको सुविधाएं मिलती, वो सारी सुविधाएं जो है योगी महोदय जो है समाजवादी पार्टी के लोगों को मुहैया जो है करवाएंगे या करवा सकते हैं। और इस बात में दम भी लगता है। यानी स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये खबर भी मिली है कि सोनिया गांधी ने कहा है कि हमको सत्ता की जरूरत नहीं है, हम तो जो है एक वो जो है प्रतीकात्मक विरोध के नाम पर सत्ता को मिल गई तो वो मेरा अलग से मुनाफा है या अलग से बोनस है, लेकिन सत्ता के लिए नहीं। ये हम विरोध में भी हैं, तो विरोध में रहते हुए भी सत्ता में जितना सुख मिलता और जितनी सुविधाएं मिलती उससे अधिक सुविधाएं जो है मोदी जी हमको जो है मुहैया वो करवा रहे हैं। और इसको हमारे भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें कि जो बराबर जो है भारतीय जनता दल ये जो लोगों को अपने भारतीय भाई बहनों को अवगत करवा रहा है कि ये मोदी महोदय, ये बीजेपी वाले जो है इन जीएनपीसी का जो ये राहुल गांधी है, सोनिया गांधी, प्रियंका जो है, इनको यानी इस देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए सारी सुविधाएं जो है ये वो उसको मुहैया करवा रहे हैं। यह हकीकत है। तो काफी संभव है कि योगी महोदय भी जो है वही सुविधा यानी वो देंगे इसको। तो प्रश्न इसका है कि ये यानी जो ताकतें हमारे समाज के लिए अभिशाप हैं, ये जेएनपीसी कितनी बड़ी अभिशाप है, यह देश हमारा धीरे धीरे वो जान रहा है। जेएनपीसी की यानी कारगुजारियों को, अच्छा, और इससे सबसे बड़ी विशेषता है जेएनपीसी ने कभी भी अपनी इस गलती को माना नहीं है। उसी ने देश को बंटवाया और जो है इल्जाम लगाया हमारे जिन्ना साहब के ऊपर। और तो दो लोगों को देखिए, देश विभाजन एक बहुत बड़ी
जो है वो हमारे देश की ऐतिहासिक त्रासदी है। तो पहले तो इसको छुपाया कि भाई नहीं ये त्रासदी नहीं है, ये तो आज़ादी का दिवस है। जिस दिन हमारे देश की त्रासदी हो उस दिन ये अब 60-70 सालों तक जो है ये, और अभी भी मोदी भी मना रहे हैं इसको, आज़ादी का दिवस मना रहे हैं। यही मोदी जी की सबसे बड़ी गद्दारी है कि जो 15 अगस्त हमारा सर्वाधिक ऐतिहासिक त्रासदी का दिवस है, एक साजिश का दिवस है, देश के विभाजन का दिवस है, और उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा जो है विश्वासघात का दिवस है, उसको आज भी ये मोदी जी उसको आज़ादी के दिवस के रूप में मना रहे हैं। और उनकी गद्दारी तो आप देखिए, जो ये चीज़ें खुल के आ रही हैं अब तक तुम्हें कि हमारे वास्तविक आज़ादी जो है हमारी 21 अक्टूबर है, क्योंकि 21 अक्टूबर 1943 को ही हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है पहली बार आज़ाद भारत की स्थापना सिंगापुर में की थी। इसलिए 21 अक्टूबर ही हमारा असली और वास्तविक हमारा आज़ादी का दिवस है, न कि 15 अगस्त। 15 अगस्त हमारे लिए सर्वाधिक ऐतिहासिक त्रासदी का दिवस है। ये जानते हुए भी सिर्फ चूंकि मोदी जी को मोदी जी को इस नेहरू को और जो है नेहरू को और जेएनपीसी को बचाना है, और बचाने की साजिश करनी है। इसलिए अभी भी जो सर्वाधिक ऐतिहासिक त्रासदी का दिवस जो 15 अगस्त है, जिसको कि वो आज़ादी के दिवस में ये जेएनपीसी 60-70 सालों तक मनाती आ रही है और हमारे देशवासियों के द्वारा मनवाती आ रही है, उसी को ये जारी रखे हुए हैं। यही तो गद्दारी है, यही गद्दारी है मोदी जी की, कि हमारी वास्तविक आज़ादी का दिवस 21 अक्टूबर को न मना करके अभी भी उसे जेएनपीसी वाला एक झूठे आज़ादी का दिवस वो 15 अगस्त को जो है इसलिए मना रहे हैं ताकि नेहरू की गद्दारियों को छिपाया जा सकते। और इसीलिए अपनी जो भारतीय अवाम है उसके सामने बिल्कुल ये प्लेन बात है, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जो गद्दारों की रक्षा करे, जो उसको छिपाए, वो देश का गद्दार है। अब देखिए, जरा कल्पना करिए कि लोगों ने 2014 में मोदी महोदय को लाया कि भाई कम से कम इस जेएनपीसी के पापों से हमको मुक्ति दिलाइए। लोगों ने ये उम्मीद किया था कि भाई जेएनपीसी के पापों से और जेएनपीसी के कुशासन से, खास करके 2004 से लेकर 2014 तक, और खास करके जो उसका दूसरा टर्म था, दो टर्म था ना, एक था उसका 2004 से लेकर 2009 और दूसरा था 2009 से लेकर के 2014। दूसरे जो टर्म था उसका 2009 से 2014 वाले में महंगाई और भ्रष्टाचार, तो देश उब करके ये मोदी महोदय को लाया। लोगों ने भरोसा करके, ये विश्वास करके कि भाई मोदी महोदय इसे कांग्रेस के जो है अभिशाप से और उसके यानी माने जो उसकी लूट है और जो उसके यानी कुशासन से देश को राहत दिलाएंगे, देश को उसे निजात दिलाएंगे। तो उसकी जो लूट थी 2004 से लेकर 2014 तक, जो है तमाम घोटालों की, जिन घोटालों के लिए जबकि ये बीजेपी उस समय विपक्ष में थी, इसने महीनों संसद वो बंद कराई थी। आज ये मोदी महोदय यानी उन्हीं घोटालों का पता करने के लिए, उन्हीं घोटालों की जांच के लिए और जो काला धन है वो डालने के लिए देश ने इन पे भरोसा करके इनको प्रधानमंत्री बनवाया।
8 साल होने जा रहे हैं। एक पैसा भी जेएनपीसी के द्वारा लूटे हुए और लूट करके जमा किए हुए काला धन ये लाए नहीं, और लाने की बात तो दूर रही, इस पर बोलते तक नहीं है। और हर चीज जिस पर इनको कार्रवाई करनी चाहिए अभी भी वो भाषण ही दे रहे हैं। अब आपने देखा ना कि अभी बोला कि हमारे 6000 सिखों का नरसंहार करने वाले, बताइए। अरे तुमको जो है 8 साल बीत गए, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन बड़ी बड़ी आस लगाए थे कि भाई कि इस पर जो है एक जांच आयोग बिठा करके कम से कम इनको सजा वो देते। आज भी तुम जो है वो भाषण कर रहे हो। लगता है इससे यही लगता है कि शासन किसी और के हाथ में है और तुम जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं हो। कितना धोखा दे रहे हैं ये और हर बात। और सबसे बड़ा अभिशाप इसका मोदी का यह है कि इतनी निकम्मापनी और इतनी कायरता और अराजकता आज तक देखी नहीं गई। बताइए, प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, ये मुख्यमंत्रियों से यानी गाली सुनता है ये ममता से और उसके। और अब तो स्पष्ट है कि इन सबों को ये पाल रहा है ये। देखिए, हालांकि इनको मोदी महोदय को सम्मानजनक शब्दों से बोलना चाहिए, लेकिन कोई बताए कि इस हद तक ममता बनर्जी इस देश के लिए बहुत बड़ी अभिशाप है। जो उसकी गुंडागर्दी है, जिस माफिया राज को, गुंडा राज को, दादा राज को वो काम करती है, और उसी बूते जो है वो उसी बूते शासन भी चलाती है, और जो है संवैधानिक संस्थाओं को भी वो ठेंगा दिखाती है। इन्हीं का राज्यपाल, इन्हीं के द्वारा नियुक्त राज्यपाल जो जगदीप धनखड़ है, बराबर खबरें आती है कि उसको अपमानित करती है और कोई भी संवैधानिक प्रोटोकॉल जो है पालन नहीं करती है। इसका क्या मतलब है? आप पाल रहे हैं ना। तो उसकी करतूतों पर, मोदी के करतूतों पर इतना मन में आक्रोश आता है, इतना मन में क्षोभ आता है, दुख होता है कि शब्दों पर काबू रहना, शब्दों पर और भाषा की मर्यादा पर काबू रखना भी मुश्किल होता है। काफी आक्रोश आता है कि इतनी खतरनाक जो है ये ममता बनर्जी जो है वो उसके बोल हैं, उसके बोलने का तरीका है, उसके काम करने का जो तरीका है, संविधान विरोधी भी है, देश विरोधी भी है। और हर वक्त जब भी उसको मौका मिलता है कहती यूपी के गुंडे, बिहार के गुंडे, गुजरात के गुंडे, इनको मैं बाहर वो निकाल दूंगी। तो उसको बचाना, उसको पालना जो है ये घोर जो है वो संविधान विरोधी भी है, भारत विरोधी भी है, और गद्दारी है। और लोग देखते होंगे कि आखिर वो किससे मिली? आखिर वो देश की अभिशाप और मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी मिली किससे आकर के यूपी में? अखिलेश से मिली। तो अखिलेश जो है वो ममता बनर्जी ही है, वो या ममता बनर्जी का वो काउंटर पार्ट है वो। लेकिन सबको पालना जो है, जिनका विनाश करना चाहिए। देखिए, विनाश से मतलब नहीं कि उसको तलवार से या तोप से उसको जान से मार देना। विनाश मतलब कि उसको पंग कर देना, उसको जितने भी मिलने वाले समर्थन को, उसको मिलने वाले जितने भी सपोर्ट लाइन है, जितना भी उसको समर्थन मिल रहा है, और मिल रहा है, इस तरह से उससे उसको पंग कर देना, ये विनाश है। कोई तलवार, बंदूक या किसी हथियार से उनकी जान लेना नहीं है। तो इस तरह से वो विनाश करने की आवश्यकता है। और ये सारे तत्वों को, सारी जो है वो समाज विरोधी ताकतों को ये मोदी जी पाल रहे हैं।
देश को दुख रहा इससे है। तो अब ये अखिलेश मान लीजिए कि जीतता है तो ये दूसरा जो है ये ममता बनर्जी बन जाएगा उत्तर प्रदेश के लिए, लोग जान लें। तब फिर इसको हराना जो है वो उसी तरह से तब ये चुनाव आयोग वगैरह सब वो बेकार हो जाएंगे, दिखावा बन जाएंगे, एक जो 100 पीस। तो इतनी खतरनाक ताकतों को ये मोदी महोदय, जबकि संविधान ने इनको अख्तियार दिया है, धारा 356 के अलावा भी तमाम अधिकार है। और ये करते क्या है, इनके जितने भी छुट भैया किस्म के हैं बीजेपी वालों के, बस वो अब जैसे मान लीजिए ये योगी महोदय हैं, दिखाएंगे कि ये विकास है, फलाने हैं, ठिकाने हैं, लेकिन देश में नफरत वो ये बेचते हैं, सेल करते हैं, पेडिल करते हैं। तो ये हेट्रेड पेडलर्स हैं, ये इन्हीं के संरक्षण। देखिए, आम आदमी को सबसे पहले चाहिए सुकून, सद्भाव, और उसी के दुश्मन है। आम आदमी को चाहिए कि सद्भाव हो, भाईचारा हो और एकता हो, तो उसी के शत्रु हैं। तो विकास दिखा करके ये पालेंगे दीपक त्यागी को। और वो कौन दीपक त्यागी? जो भेष बदल करके बन गया है वो यति नरसिम्हानंद और सरस्वती बन गया है। पुष्पेंद्र कुलशेष जैसा गद्दार, जिसका कि 2014 के पहले वो आता पता नहीं था। अब जो हर जगह जो है वो सफाई कर रहा है, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को उकसा रहा है कि कानून अपने हाथ में लो, तलवार उठाओ। तो ये देश को तकलीफ इनसे है। और सिर्फ ये भी वही जानने की आवश्यकता है कि कोई जो गद्दार किस्म का जो ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है या दीपक त्यागी है या दीपक त्यागी या यति नरसिम्हानंद सरस्वती है, ये इतना ही नहीं है। इन्हीं की देखा देखी, इन्हीं की प्रतिक्रिया में तौकीर रजा, टी.एस. हसन, शफीकुर रहमान और जो है बॉलीवुड में तमाम है, वो जो है घिड़ा पे फलाने वाले, वो कौन है, जावेद अख्तर की अभी भी तारीफ हो रही है। जावेद अख्तर की बॉलीवुड में मैंने वो कई चमचे हैं, जबकि वो घोर देश विरोधी है। वो तो जावेद अख्तर हुआ, और वो कौन है, वो नासिरुद्दीन शाह, आमिर खान, शाहरुख खान, शाहरुख का जो बेटा है कौन, आर्यन खान, ये पूरा तबका। तो ये सिर्फ जो है ऐसा है कि सारे जो है यानी जो भारत विरोधी और देश विरोधी ताकतें हैं, सबको संरक्षण, सबको जो है वो पेट्रोनेज, और सबको जो है वो रियर करना, सबको जो है वो पालना पोसना। तो ये जो है देश का अभिशाप है। देश जो है, हमारे देशवासी विकास को बाद में देखेंगे, पहले उनको चाहिए सुकून चाहिए। ये बात बार जो है वो कही जा रही, और कई तरीकों से कही जा रही है। मोदी महोदय को कई बार उनको बताया गया है कि अरे विकास की बात बाद में, पहले सुकून दीजिए, सद्भाव दीजिए, एकता की बात करिए। ये नहीं, बस भाईचारा वाली बात बोलते हैं, बस शब्दों से। इतने खतरनाक जो है वो माने एजेंसीज को, तत्वों को, ताकतों को पालते भी हैं, और कभी कभार जो है यानी भाईचारे का नाम लेते हैं। तो इनको आईना दिखाने के लिए जो है कई बार भारतीय अवाम ताकत दल ने बताया है कि भाई कम से कम हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं,
उनको जो बेसिक नीड क्या है, शांति। देखिए मोदी महोदय जरा जानिए, जब भी कोई अशांति फैलती है और जब भी कोई इस तरह से मैंने वो डिस्टर्बेंस होता है, सबसे अधिक जो प्रभावित होता है वो अपना गरीब तबका। जरा उनके चेहरों को आप देखिए ना, आपकी जो व्यवस्था है, जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, देखिए आप ये सोचते हैं कि आपने उनको कुछ यानी वो गैस का चूल्हा बांट दिया, कुछ को मकान दे दिया और ये दे दिया, लेकिन उसके पहले क्या चाहिए, जो है शांति सद्भाव, शांति सद्भाव और भारतीय एकता, भारतीय विचारा को स्थापित करना तो दूर, उसको तबाह करने के लिए एजेंसियों को आपकी पार्टी, आप और जो है आपके जो मुख्यमंत्री जैसे लोग हैं और उसके अलावा जो इस तरह के एजेंट हैं, उसको तबाह करने पर तुले हुए। तो आपको आईना दिखाने के लिए कई बार बताया गया है कि कम से कम आप जो है, जो महान संत कवि थे हमारे प्रभु राम जी के, जो है वो अनन्य भक्त थे तुलसीदास, तो उन्होंने यानी आवाम की सुख के लिए बताया हुआ है कि जहां सुमत है संपत्ति नाना, जहां सुमत हो यानी लोगों में सुमत हो, एक विचार सद्भाव हो, वहीं पर सुख है। और जहां कुमत है विपत निधाना। किस तरह से इसलिए जहां पर कुमत है वहां पर कितना भी हाईवे बना दीजिए, एक्सप्रेस वे बना दीजिए और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सड़कों बना दीजिए, वो किसी काम का नहीं। सबसे पहले चाहिए आपस में सद्भाव, जिसके लिए हमारी आवाम जो है वो जो है लालयित है, और जिसको तबाह करने के लिए तमाम एजेंसियां आप जो है वो तमाम तत्व, तमाम ताकतें जो आपके संरक्षण में और आपके तत्वाधान में वो सक्रिय है। दुखड़ा ये है, किसका नाम वो गिना है, बताइए ना, किसका नाम गिना है? ये असदुद्दीन ओवैसी, वो हैदराबाद तक ही सीमित था। अब हर जगह वो अपना पांव पसार रहा है। वो अब तक तो हम समझते थे कि उतना वो खतरनाक नहीं है, लेकिन उसके खतरनाक मंसूबों का अब पता चल रहा है। छोटी छोटी बातों पर जो है वो तीली फेंकना, आग की तीली फेंकना, ताकि जो है वो वो आग भड़काए। देखिए जो कर्नाटक में क्या हो रहा है, बताइए ना मोदी जी, अब आप बताइए। और निश्चित है कि ये मसला आप तक पहुंचेगा। महज जो है क्या है कि जो शिक्षण संस्थानों में है, जो उनका ड्रेस कोड है, जो उनके जो है यानी परिधान का जो एक व्याख्या है, एक नियम है, उसी का सवाल है। तो ड्रेस कोड के मामले में पंथ कहां से आ गया? वो हर चीज में पंथ को घुसेड़ना एक जो है वो कट्टरवादी सोच है। तो उस कट्टरवादी सोच को समाप्त करने के लिए समझाना बुझाना जो है एक आवश्यकता कि भाई कि शिक्षण संस्थान हो, और जब कोई हो, मान लीजिए डॉक्टरों का है तो डॉक्टर लोग जो है अपराह्न पहनते हैं, वकील लोग जो है काली कोट पहनते हैं। सबका अलग अलग है, अलग अलग जो वो पेशों के अनुसार जो है उनका ड्रेस कोड बना हुआ है। जजेस का अलग है, वकीलों का अलग है, जो भी है। कोई उसमें अपना हर चीज में वो पंथ को घुसेड़ना जो है ये एक कट्टरवादी सोच है, कट्टरवादी भी है, और समाज में जो है वही वो नफरत भेदभाव पैदा करने का वो जड़ है, जरिया इतने। लेकिन ये समाज विरोधी ताकतें और खास करके असदुद्दीन ओवैसी अब समर्थन कर रहा कि मेरे धर्म का जो है वो उल्लंघन हो रहा। और वही नहीं, वहां से कौन है वो चेन्नई से कमल हसन,
ऐसे ऐसे तत्व जो है जो कि हमारे देश में जिन्होंने हमारे भारतीय भाई बहनों का यानी काफी प्यार पाया है, उसे प्रतिष्ठा पाई है, काफी दौलत पाई है, शोहरत पाई है, ऐसे तत्व जो है ऐसी घिनौनी हरकतों में ताकि देश में नफरत फैले, उससे वो बाज नहीं आ रहा है। तो मोदी जी तकलीफ ये आपके संरक्षण में ये सारी ताकतें पल रही हैं, ये तकलीफ है। यदि कोई साधारण रूप से और जितनी ताकतें फैला रही हैं इनको नष्ट में नाबूद करते तो बोलती असदुद्दीन बोलता, असदुद्दीन ओवैसी बोलता, अकबरुद्दीन ओवैसी ये बोल करके कि 15 मिनट के लिए जो है पुलिस और सेना हटा लीजिए तो मैं मारकाट बचाऊंगा, आज भी है ना। देशभक्ति ये कहती है मोदी महोदय कि देश को बचाना है तो इस तरह की सारी ताकतों को नष्ट में नाबूद करना होगा, और यदि आप नहीं कर सकते तो सत्ता आप छोड़ दीजिए, ये नाटक छोड़ दीजिए। और ऊपर से सबका साथ सबका विश्वास कैसे होगा भाई, जब देश विरोधी समाज विरोधी ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है, आपका संरक्षण मिल रहा है और आपके तत्वाधान में हो रहा है, तो कैसे होगा सबका विश्वास। ये तो छोटी छोटी घटनाएं जो है यानी, और वो घटनाएं जो है बेसिर पर की, इनको बस एक वाक्य में समझा देना था कि भैया शिक्षण संस्थाओं या उसमें जो है वो पंथ की हैकड़ी वो नहीं चलेगी कि मेरा इस्लाम खतरे में है, मेरा वो खतरे में है, मेरा कुरान खतरे में है। ऐसे कहने वालों को कुचलना होगा। ये कल को ये बोलेंगे तब तक वो आएगा कि वो भगवा पान करके वो स्कूलों में भगवा पान करके जो है वो जजेज और वो वकील भी आएंगे, डॉक्टर भी आएंगे। ये आप चाहते हैं? अच्छा, सब तर्क भी क्या देते हैं कि वो भगवा में वो योगी आते हैं और कुछ लोग आते हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्रियों का और एमएलए एमपी का कोई ड्रेस कोड नहीं बना है, उनका ड्रेस कोड नहीं बना है, तो इसलिए वो उसका उदाहरण लेकर के अपनी गलत बात को जस्टिफाई, यही तो है। जितने भी दुष्ट किस्म के हैं और हमारे सामाजिक दुष्ट हैं, वो कहीं कहीं से उलूल जुलूल बातें ला करके अपनी बात को जो है जबरन उचित ठहराते हैं उसको। अब देखिए, अब यह अखिलेश महोदय हैं और कह रहे हैं कि हम कसम खाते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम ईश्वर की शपथ लेते हैं कि हमारी पार्टी में कोई भी गुंडा नहीं है, कोई भी जो है माफिया नहीं है। बताइए, वो टिकट दे रहे हैं ये जो है गैंगस्टर को, टिकट दे रहे हैं घोर माफिया वालों को, और वो शपथ भी खा रहे हैं। प्रॉब्लम इससे है। यदि मोदी महोदय बोलेंगे कि हम क्या करें, बिल्कुल आपकी बनती है जिम्मेदारी कि ऐसे तत्वों को बढ़ावा न मिले। क्या इस सब की जिम्मेदारी वो चुनाव आयोग पर है? बिल्कुल नहीं, शासन की है कि ऐसे तत्व जो है बिल्कुल जो है पस्त रहें, पंगु रहें, नस्ल में नाबूद रहें। लेकिन आप दिन रात झूठ बोलने वाला ये राहुल जो है वो सीना तान करके झूठ भी बोल रहा है, चीन का पक्ष भी ले रहा है, गद्दारी भी कर रहा है, आपके बूते आप जैसे निकम्मा हो, चाहे आप उसको सपोर्ट करते हो। ये हमारे देश का जो है वो परिदृश्य बन गया है। ये तकलीफ आपसे है। और समस्या ऐसे कि मोदी महोदय, आप लोग या बीजेपी के लोग या अमित शाह के लोग, इनकी फितरत क्या है? आपको जरा भी न इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, न कोई कहना है। वो आपका ही नहीं बल्कि देश का गृह मंत्री कह रहा है कि हम मुगलों से लड़ रहे हैं। कम से कम इतना उसे जरूर पूछिए। मोदी महोदय कम से कम अपने गृह मंत्री से पूछे भाई कि तुम
किस मुगल से आज की डेट में वो लड़ रहे हो? पूछिए ना, जवाब लीजिए, उसे लीजिए जरूर। देश की जनता मांग कर रही है कि मोदी महोदय से कि वो अपने गृह मंत्री से पूछें कि वो किस मुगल से आज की डेट में लड़ रहे हैं। तो गृह मंत्री की क्षमता में जो है इस तरह की बात बोलना कि जो है यानी हम मुगलों से लड़ रहे हैं और इनके और देखिए, देश की एकता और समरसता को तबाह करने के लिए जो जेएनपीसी ने तो किया ही, सपा वाले जो करते हैं वो करते ही हैं, ममता बनर्जी जो करती है यह भी उसी के बराबर। अब इनकी थियरी क्या है? ये मुसलमान जो है ये मुगल आक्रांता है। कितनी बार अब चूंकि भारतीय ताकत के पास उतना साधन नहीं है, साधन माने हो जाएगा, ऐसी बात है कि हो जाएगा, लेकिन जो बताने इतनी बातें सब बताई जाती है ना, बीजेपी वालों के मतलब क्या बिल्कुल नहीं रहता। न उनको मतलब है भारतीय एकता से, न उनको मतलब है न उनको मतलब है सुभाष चंद्र बोस से, न उनको मतलब है देश के लिए जितनी भी जो है वो महत्वपूर्ण बातें हैं, चंद्रशेखर आजाद है, अशफाकुल्ला है, इनकी जीवन से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ सत्ता हाथ आने की, सिर्फ सत्ता हाथ। ये तकलीफ है आपसे। तो इनके जो सिपा सालार हैं, जहां भी देखेंगे, हाँ, एक तो आक्रांता, पता नहीं वो आक्रांता वाली यानी वो कौन सी थियरी है इनकी। मुगल आए, शासन किया, उनकी अकल में जो भी रहा जो है वो इस मुल्क के लिए किया, तमाम जो है मॉन्यूमेंट्स वो स्मारक दिए, अपनी अकल से जो भी बेस्ट हो सकता था वो जो है शासन व्यवस्था दिया। और वो इस देश के हैं, ये उसी तरह से देश के हैं, सामान्य है जिस तरह से आप इस देश के माने वो सामान्य नागरिक और सामान्य जो है वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उनको देश के बाहर का समझना, जो कि बाहर से आए हैं, बाहर से तो आर भी आए हैं, क्या कहेंगे उनको? तो इस तरह की बात जो है आक्रांता। हाँ, मैंने तो कई लोगों से पूछा कि जिस बाबर को जो है तो तुम आक्रांता कहते हो, उसको जो है किसने बुलाया? राणा सांगा ने बुलाया। तो बाबर को आक्रांता कहने के पहले सांगा को बोलो आक्रांता, बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। तो ये सारे जो तत्व हैं हमारे देश की एकता, अखंडता ही नहीं, हमारे भारतीय समाज की जो समरसता है, ताना बाना को तोड़ रहे हैं। और वो मोदी महोदय आपके संरक्षण में, आपके तत्वाधान में, आपके पेट्रोनेज में और आपके प्रोटेक्शन में, ये तकलीफ आपसे है। नेहरू ने क्या गद्दारियां की? आपकी गिगी खुलती नहीं है, बताइए ना। जो ही मैंने अंग्रेज यहां से गए 15 अगस्त के बाद, तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान में तो वो जिन्ना ने जो है अंग्रेजों को मौका ही नहीं दिया, वो स्वयं बन गए अब जो है गवर्नर जनरल। लेकिन यहाँ भारत में फिर ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू फिर जो है उसको अंग्रेजों का जो है जो नुमाइंदा वो माउंटबेटन को ही बनवाया गवर्नर जनरल। और हालांकि व्यक्तिगत बातों पर हमको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और वो माने नेहरू जाने और जो है जेएनपीसी वाले जाने, लेकिन जो व्यक्तिगत बातों के कारण अपने देश को तकलीफ पहुंची है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं नहीं इन समूह का जो माने एक अनैतिक जो संबंध था इसका नेहरू का और उससे एडमिना से, वो उसने देश को काफी तकलीफ दिया है। जो हमारी भारतीय सेना कश्मीर में
और जब वो पाकिस्तान की सेना आ गई थी करीब अक्टूबर 1947 को, तो उसको भगाने के लिए हम जो हमारी सेना जो है अभियान चलाई करीब 1.25 साल या 1.5 साल तक। उस हमारी जीतती हुई सेना पर एक तरफा युद्ध विराम जो है सिर्फ जो है एडविना माउंटबेटन, जो कि पत्नी थी इसकी माउंटबेटन की, उसी के कहने पर तो वो मैंने उसके प्रेम जाल में था ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। कोई ऐसा करता है बताइए? अपनी ही सेना पर जो जीत रही है उस पर इसने जो है एक तरफा युद्ध विराम थोपा, और उसी का परिणाम है कि 1.5 साल के अभियान के बाद भी हमारी भारतीय सेना के जो है वो थोड़ा सा उसको और वक्त मिल जाता है तो जो पूरा कश्मीर जो है वो पूरे कश्मीर से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ करके पूरा कश्मीर पर भारत का कब्जा हो गया होता। लेकिन इसके एक तरफा युद्ध विराम थोपने से कुछ भाग जो है कश्मीर का जीता नहीं जा सका, और वही बन गया पीओके, और पीओके जो है वो कश्मीर समस्या का नासूर बन गया। और उसी एडविना माउंटबेटन के ही कहने पर वो कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न अंग था उसको ले गया वहां संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो ये सारी बातें मोदी जी आपसे ये प्रश्न बनता है कि आपको पता है कि नहीं पता है, फिर भी आप क्यों पूज रहे हैं इसी को, क्यों इसकी पूजा आराधना और इसको सम्मान दे रहा है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को? ये सवाल आपसे। और आप ये मैं साफ कह दे रहा हूं कि आप जो है सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने के लिए आप बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार नहीं है। वोट भुनाने के लिए आप उसको जो है पराक्रम दिवस आपने नाम दे दिया। सवाल इस बात का है कि हमारे सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिष्ठा है वो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की तुलना में बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उनको वो प्रतिष्ठा देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ भुनाना चाहते हैं। आपको शर्म नहीं आती है कि इतनी ऊंची स्टैचू या मूर्ति बनवाई उनकी सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, और छोटी से उससे वो होलोग्राम आपने लगवाया जो है वो इंडिया गेट पर। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म जो है वो इस बात पर भी आनी चाहिए कि पूरी पात्रता रखते हैं हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस की उनकी जयंती को एक पूर्ण कंप्लीट राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाए। आपकी गद्दारी तो ये देश देखे कि आपने उनके जन्मदिन जो है उनका जो जन्म दिवस है 23 जनवरी को, आपने उसको गणतंत्र दिवस से जोड़ दिया। ये आपकी घोर गद्दारी है मोदी जी। देश इसको देख रहा है और इसको निश्चित है कि जो है वो इसका हिसाब लेगा आपका। बताइए भाई, देशभक्ति की मांग है और देश की मांग है और देश की प्रतिष्ठा की मांग है कि उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का जो है वो खारिज करके 2 अक्टूबर को सिर्फ 23 जनवरी जो कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है उसको मनाया जाए। लेकिन उसको आपने नत्थी कर दिया गणतंत्र दिवस से 26 जनवरी से। और जो हमारा असली आजादी का दिवस है, जिस दिन हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को की थी। और आपने भी कबूला था, ऐसी बात नहीं है, आपने भी कबूला था कि हमारा असली आजादी का दिवस वही है जो जिस दिन हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत की स्थापना सिंगापुर में की थी। आप बोल करके भी जब दूसरी बार समारोह आया तो सुनने में आया
और ये मैंने नहीं कह रहा हूँ, इससे वो जो है पुष्पन कुलशेष को बताया था, क्योंकि ये बोल रहे थे मोदी महोदय कि हमको उस समारोह में मत ले जाइए, और बहाना क्या बनाया कि लोग हमारा बाल नोच लेंगे। इस तरह का झूठ बोलने वाले बहुत झूठ बोलते हैं आप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में आपने बहुत झूठ बोला। आप कभी सामने आइए तो तुम्हें आपको वो बताऊंगा। और शायद मालूम नहीं, इसी प्रकार काला धन, अरे इतनी महंगाई से अपना देश ये पिस रहा है, महंगाई के कारण कम से कम जो है जो राहुल गांधी का, सोनिया गांधी के द्वारा लूट करके जो काला धन जमा किया गया है 180 लाख करोड़, यदि वही ला देते और उसे तमाम जो है सब्सिडी दे करके, छूट दे करके, मैंने डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम यानी कम कर देते, तब भी अपनी आवाम को काफी राहत मिल जाती। लेकिन आपके मन में तो है कि इस जेपीसी को भी बचाना है, उसके पापों को भी बचाना है, और उसने जो है लूट करके जो काला धन, उसकी भी रक्षा करनी है। ये आपका राष्ट्रवाद है। इसीलिए तो इन सारी बातों अरे ये तो नमूना भर है। यू may consider कि इट इज ओनली द टिप ऑफ द ग्रेट आइसबर्ग ऑफ योर सिंस। हमारे भारतीय भाई बहन जिनको इस देश की प्रतिष्ठा के लिए चिंता है, हमारे वो भारतीय भाई बहन जिनको इस देश को जो आंतरिक जो है सुरक्षा को खतरा है, इसे राहुल गांधी से, वाम दलों से, अखिलेश यादव से, ममता बनर्जी से, जो देश का जो आंतरिक ढांचा है वो खतरा है। तो उनका ये कहना है, तो उनका ये उनकी जो फीलिंग है और उनका जो किस तरह का वो सोचते हैं, किस तरह का उनको एहसास होता है कि जब भी इसके चेहरे को देखते हैं राहुल गांधी को लोग, तो बस देश के खिलाफ बोलना, देश के साथ गद्दारी करना, तो लोगों का क्रोध जो है उस गद्दार राहुल गांधी पर नहीं आता है, वो क्रोध आता है आपके ऊपर कि आप जो है पूरा मौका, पूरी सहूलियत दे रहे हैं जो है इस गद्दार राहुल गांधी को देश के खिलाफ गद्दारी करने का। ये आपकी दशा है। कोई बात नहीं है, देश की जागृति का वो इंतजार करिए। निश्चित रूप से हमारे देश के लोग भारतीयता के आधार पर जब भारतीय माहौल के आधार पर जागृत होंगे, तो प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है मोदी महोदय, आपकी पार्टी को, जेएनपीसी वालों को, ये हमारे देश की जनता लात मार करके वो बाहर करेगी। वो पात्रता है आपके बीजेपी की और आपकी और जेएनपीसी वालों की। सर निश्चित रूप से इंतजार करिए आप। और हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, उनसे मेरा जो है वो निवेदन है कि आप कम से कम नोटा का इस्तेमाल करिए। मन में बहुत क्षोभ है इन सबों की जो है वो करतूत के कारण जो है, तो नोटा का इस्तेमाल करिए। सिर्फ नोटा भारतीयता के माहौल के आधार पर भारतीय वो सद्भाव ला करके, और जब भारतीय सद्भाव है तो भारतीय सद्भाव में न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई ठाकुर है, न कोई ब्राह्मण है, सिर्फ भारतीय। और न कोई गुर्जर है, न कोई राजभर है, न कोई वो निषाद है, सिर्फ भारतीय। तभी यह राष्ट्र बचेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।